ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये बात आज से करीब 24 साल पहले की है। ये बात मेरे ही गांव की है। मेरा गांव बिहार में है और उन दिनों मेरे गांव में बिजली नहीं थी। सारा गांव शाम होते ही खामोश होने लगता था। गांव में सब सुबह उठते थे और शाम के 5-6 बजे तक एक बार खेतों में जाके फ्रेश होके आ जाते थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि शाम को या रात को किसी को बाहर अकेले जाना पड़े। सितंबर अक्टूबर के दिनों से ही सर्दियाँ शुरू हो जाती थी और शाम 5-6 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हो जाता था। गांव में शाम को अक्सर लोग किसी के घर के सामने बैठ के गप मारा करते थे। ऐसे ही एक शाम आज भी थी। खटिया पे काका बैठे थे और उनके चारों ओर बिरजू, सुरेश और रामधनी बैठे हुए थे। दिन भर का खेतों का काम निपटा के सब बस अब आराम कर रहे थे। तरह तरह की बातें हो रही थी। फिर कुछ ही देर में बात भूत प्रेतों और चुड़ैलों की होने लगी। अरे मिली थी मुझे भी एक चुड़ैल, मैंने जोर से चिल्लाया, भाग गई। मैं डरता हूँ क्या किसी से? रामधनी ने कहा। अच्छा, कैसे भाग रही थी? पैर उल्टे थे क्या उसके? मैंने सुना है कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, बिरजू ने पूछा। पैर तो उल्टे, हाँ उल्टे ही तो थे पैर, रामधनी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। पक्का भूत ही देखा था ना? मुझे लगता है तुमने गांव की ही किसी औरत को देख लिया था और अब यहाँ डींगे हाँक रहे हो, काका ने कहा। भूतों चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, पर ऐसे कहीं रास्तों में कभी उनके पैर तुम्हें दिखाई ही नहीं देंगे। बड़ा मुश्किल है उनके पैर ऐसे देख पाना। और हाँ, अगर सच में कभी किसी आफत से पाला पड़ जाए तो वो तुम्हें कितना भी बुलाए, कितना भी आवाज़ दे, उसका जवाब मत देना और ना ही तुम उसे बुलाना, वरना तो फिर खैर नहीं, काका ने कहा। काका, उनकी आवाज़ पे जवाब कौन देगा भला? पागल थोड़े ना है, बिरजू ने कहा। वो अपनी आवाज़ में थोड़ी बुलाते हैं, वो तो तुम्हें किसी जाने पहचाने तुम्हारे दोस्त या रिश्तेदार की आवाज़ में बुलाते हैं, तभी तो लोग उनका जवाब दे देते हैं। किसी रास्ते पे जा रहे हो और पीछे से बुलाए कोई तो मुड़ना मत, चलते जाना, काका ने कहा। इसी तरह की बातें हो रही थी घर के सामने बैठ के। अभी शाम के 4 ही बजे थे। इधर कुछ बच्चे गांव की नदी की ओर खेलने गए थे। हमारे गांव से होके एक नदी गुजरती है। साल के इस समय नदी में ज़्यादा पानी भी नहीं होता। नदी के दोनों ओर बांस के पेड़ है, कई सारे बांस के पेड़। इसे हम बांसवाड़ी भी कहते हैं। ये बांस के पेड़ इतने घने होते हैं कि दिन में भी इनमें ज़्यादा रोशनी नहीं आती। नदी बीचों बीच बहती है और दोनों ओर ऊंचाई पे किनारों पे बांस के पेड़ है। इनमें से कुछ पेड़ नदी की ओर झुके हुए हैं। गांव के बच्चे ऊंचाई पे जाकर इन लटकते हुए बांस को पेड़ों को पकड़ के नीचे नदी तक छलांग लगा देते हैं और फिर पानी में खेलते हैं। ऐसा ही आज गांव के 4 बच्चे खेल रहे थे। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी। सूरज लगभग ढल गया था, पर अभी भी अंधेरा होने में थोड़ा वक्त था। सोनू, लालू, कारू और राजा इसी तरह से नदी के किनारे पानी में खेल रहे थे। खेलते खेलते कालू ने फिर से बांस के सहारे पानी में छलांग लगाने की सोची। नदी से निकल के वो बसवाड़ी की तरफ गया और एक बांस को पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो अभी पकड़ने ही वाला था कि अंदर बसवाड़ी में से उसे एक परछाई दिखाई दी, करीब 7 फुट लंबी और अंधेरी। बसवाड़ी में और भी ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता था तो उसे पहचान पाना मुश्किल था। वो चुपचाप वहीं खड़ा था। कारू को लगा कि शायद गांव का ही कोई है जो उन्हें बुलाने आया है। वो पेड़ों को पकड़ के पानी में कूद गया और अपने दोस्तों के पास गया। रे, घर चल जल्दी, देर हो गई है, शायद कोई चाचा बुलाने भी आए हैं, बड़ी डांट पड़ेगी, जल्दी चल, कारू ने कहा। कौन, किधर है? लालू ने पूछा। वो उधर बसवाड़ी में है,
वहीं खड़ा है, कारू ने कहा। लालू ने उधर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उधर तो कोई नहीं है, यूं ही बस डराते रहता है, भग, अब मैं जा रहा हूं छलांग लगाने। ऐसा कह के लालू नदी से निकल के बसवाड़ी की ओर चला गया, ऊपर की ओर। वहां जाके उसने देखा तो कोई भी नहीं था। उसने एक लंबा सा बांस का पेड़ देखा और किसी बंदर की तरह उल्टा लटक के उस पर चढ़ गया। जब वो उल्टा था तो उसने देखा कि दूर कोई खड़ा है, काला सा, अंधेरे में। उसे समझ आया कि कारू सच बोल रहा था, शायद सही में कोई बुलाने आया था। पर उसने सोचा कि जब चढ़ ही गया है बांस के पेड़ पे तो एक छलांग लगाना तो बनता है। ये सोच के वैसे ही वो बांस के ऊपर तक उल्टा लटक के चला गया। वहां जाके जैसे ही वो सीधा हुआ, उसकी गई। उसने देखा कि वो परछाई अब उसी बांस के पेड़ के जड़ के पास आ गई है। 8 फुट लंबी, एकदम काली। शाम या अंधेरा की वजह से काली नहीं, बल्कि वो थी ही काली। और हाथ पैर सिकुड़े हुए, आंखें एकदम सफेद, उनमें पुतलियां भी नहीं थी। लालू उसे देख के देखता ही रह गया। तभी उस परछाई ने धीरे धीरे गुर्राना शुरू किया। उसके दांत बाहर निकले, दांत पीले और नुकीले थे। लालू ये देख के संभल नहीं पाया और बांस से सीधा नीचे पानी में गिर गया। पानी की वजह से उसे चोट नहीं लगी। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या हुआ। वो बसवाड़ी, वो काला दांत, भूत भूत भूत, कालू भूत है, भाग भाग कालू भाग। लालू ने घबराते हुए कहा। ये सब बहुत बदमाश हो गए हैं, देर से घर आए हैं ना, इसलिए बहाना बना रहे हैं, सुरेश ने कहा। हाँ एकदम सही, जाओ जल्दी घर जाओ और पढ़ाई करने बैठो। सारा दिन मस्ती और खेल कूद, बस यही करना बाकी रह गया है। बिरजू ने उन्हें डांटते हुए घर भेज दिया। वहां बैठे काका ने सब कुछ सुना, पर वो शांत रहे। शायद उन्हें कुछ ऐसा पता था जो इनमें से बाकी किसी को भी पता नहीं था। थोड़ी देर बाद अब आसमान में चांद निकल आया था और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला था। रामधनी को एक बार फ्रेश होने की जरूरत महसूस हुई। वो लोटा लेके नदी की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पे उसे बसवाड़ी मिली। अब उसे उन बच्चों की बातें याद आने लगी। कहीं वो बच्चे सच तो नहीं कह रहे थे, कहीं उस बसवाड़ी में कुछ सच में तो नहीं था। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ये सुन के रामधनी थोड़ा घबरा गया और तेज तेज चलने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका नाम लेके पुकार रहा है। ये आवाज काका की थी। रामधनी, ओ रामधनी, रुक जा रे, रुक जा, उधर मत जा, उधर वो है, रुक जा। रामधनी को शाम वाली काका की बात याद आ गई। उसे याद आया कि किसी के भी बुलाने पे पीछे मुड़ना नहीं होता है, ना ही जवाब देना होता है। उसे समझ आया कि शायद उसका पीछा कोई पिशाच या भूत कर रहा है। वो और तेज तेज चलने लगा। इस पे अब उसे अपने पीछे की चलने की आवाज़ अब दौड़ने में बदलते हुए सुनाई दी। रामधनी बहुत घबरा गया और तेजी से बसवाड़े के अंदर की ओर भाग गया। कुछ देर भागने के बाद वो जाके बांस के कुछ पेड़ों के पास आके रुका। आज तो बाल बचा, आज बाल बचा। पता नहीं वो क्या था, ना जाने भूत था कि कुछ और। बच गया, ऐसा सोच के वो सुस्ताने लगा। पर क्या वो सच में कोई भूत था जो रामधनी को पुकार रहा था? अरे ये बसवाड़ी में क्यों भाग गया? उधर सामने ही तो वो था। पता नहीं क्या होगा उसका। कितनी आवाज़ें दी उसे मैंने, पर ये भाग क्यों रहा था? क्यों भाग गया उधर? पीछे से उसे आवाज़ काका ही दे रहे थे। आवाज़ काका की ही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि गांव के बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं। बसवाड़ी में सही में पिशाच था।
जिन पेड़ों के पास रामधनी खड़ा था उनके पीछे से गुर्राने की आवाज आने लगी। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता उस पिशाच ने उस पर झपटा मारा और उसका सीना फाड़ के उसे मार डाला। काका को रामधनी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। काका चुपचाप वापस चले गए। अगले दिन सुबह लोगों ने बसवारी में से रामधनी की आधी खाई हुई लाश बरामद की। रामधनी की मौत के बाद सब बहुत दुखी थे। उसके अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी चल रही थी। सारी तैयारी करते करते शाम हो गई। उसकी लाश को ले जाके शमशान घाट पे जलाना था। शमशान घाट नदी के ही किनारे था और रास्ता उसी बसवाड़ी से होके गुजरता था। सबके मन में डर था पर कोई भी ये दिखाना नहीं चाहता था। आखिरकार शाम 5-6 बजे के आसपास 4-5 लोग मिलके रामधनी की लाश को लेकर शमशान घाट पहुंच गए। वहां जाके सबने उसका क्रियाक्रम ढंग से किया। बीच बीच में तरह तरह की आवाजें आ रही थी। अब अंधेरा भी हो चुका था। किसी तरह से सब निपटा के सब वापस लौटने लगे। लौटने का रास्ता बसवाड़ी से होकर ही गुजरता था। सब एक साथ चल रहे थे। सबके मन में डर था। रास्ता एकदम खामोश और सन्नाटे से भरा हुआ था। पर आखिरकार सब उसी रास्ते से होते हुए गांव वापस आ गए। गांव आने के बाद सब फिर से काका के घर के आगे इकट्ठा हुए। काका के घर से सबके लिए चाय आई। बिरजू सबको चाय देने लगा। तभी उसे यह एहसास हुआ कि एक प्याली चाय ज्यादा है। उसने सोचा कि ये एक प्याली चाय ज्यादा कैसे हुई। उसने जरा गौर किया तो वो सहम सा गया। घाट पे 6 लोग गए थे पर वापस 5 लोग ही आए। काका, हम 6 लोग गए थे ना, अब यहाँ 5 ही है। सुरेश कहाँ रह गया? बिरजू ने काका से पूछा। काका को यह सुन के झटका सा लगा पर उन्हें समझ आ गया था और तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। अगले दिन सुरेश की लाश भी उसी हालत में बसवाड़ी से मिली। इस बार लोगों ने दिन में ही जैसे तैसे उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आज शाम के करीब 7 बज रहे थे। रामधनी और सुरेश की मौत के बाद कहीं मातम छाया था तो कहीं खौफ का माहौल था। आखिर वो क्या था जिसने उनकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी? क्या वो कोई खूंखार जानवर था? नहीं, जानवर किसी को ऐसे तो नहीं मारते। गांव के लोगों में ये सब बातें चल रही थी। सब फिर से काका के घर के आगे बैठे थे और इस बारे में सोच विचार कर रहे थे। सामने जलती हुई आग सबको उनकी चिता की याद दिला रही थी और इसी वजह से सब एकदम खामोश हो जा रहे थे बीच बीच में। जब सब खामोश हो जाते थे तो ना जाने कई जानवरों की आवाजें दूर गूंजती हुई सुनाई देती थी और इसी बीच 1-2 बार एक और भयानक सी आवाज सुनाई देती थी। काका, क्या आपको पता है कि वो क्या था? वो कोई जानवर तो नहीं हो सकता। भला ऐसे कौन सा जानवर मारता है? और हमारे गांव में तो ऐसे कोई जानवर है भी नहीं। ये सब फिर कैसे हो गया? कहीं उन बच्चों की बात सच तो नहीं थी? कहीं सच में तो कोई भूत या पिशाच तो नहीं आ गया? बिरजू ने बड़ा सोच के और घबराते हुए काका से पूछा। काका ने बिरजू की बात सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया। काका अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। बात आज से 28 साल पहले की थी। तब भी ऐसा ही कुछ हो रहा था गांव में। तब भी लोगों में ऐसा ही खौफ का माहौल था। गांव में 3 लाशें मिल चुकी थी। गांव के सब लोग बहुत परेशान थे। फिर अचानक एक दिन गांव में 2 साधु आए। उसमें से एक साधु था और एक उसका शागिर्द। आने के बाद वो दोनों गांव के लोगों से मिले और उन्होंने सब कुछ पूछा। सब सुनने के बाद उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, हमारा शक सही निकला। ये नर पिशाच का ही काम है। ये एक अमानवीय शक्ति है जो कि लोगों का शिकार करता है और उनका दिल निकाल के खा जाता है और उनका खून भी पी जाता है। और हर बार
जब जब ये ऐसा करता है तो ये पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हो जाता है। हमें उसे तुरंत पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। कई दिनों से हम इसे ढूंढ रहे हैं। हर बार ये किसी न किसी तरह से बच निकलने में कामयाब हो जाता है, पर इस बार नहीं। इस बार हम उसे पकड़ के ही रहेंगे। बाबा ने गांव के लोगों से कहा। गांव के लोगों में जैसे राहत की एक सांस आ गई। आखिरकार उस मुसीबत से पीछा छूटेगा। सब लोग ये सोच के खुश होने लगे। बाबा ने कुछ सामग्री लिख दी जिसे काका ने तुरंत लाके उन्हें दे दिया। बाबा और उनका शागिर्द तैयारी करने लगे। नदी के पास ही एक छोटा सा घर था। रात को वो दोनों वहां गए और आग जला ली। घर के चारों ओर ढेर सारे पेड़ थे जो अंधेरे में और भी ज्यादा भयानक लग रहे थे। उनके अंदर क्या था या कोई था, ये जानना बहुत ही मुश्किल था। बाबा ने आग के पास कुछ निशान बनाए और मंत्र जाप करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक जिंदा मुर्गा निकाला और आग के सामने ही काट दिया। मुर्गे का खून वहीं बह निकला। बाबा ने अपने शागिर्द को वहां से जाने का इशारा किया और फिर आंखें बंद करके वहीं कुछ मंत्र जाप करने लगे। तभी थोड़ी ही देर में बाबा के पीछे कुछ खड़ा हो गया। ये वही नर पिशाच था। बाबा को कुछ भी पता नहीं चला था। वो नर पिशाच बाबा पे झपटने ही वाला था कि तभी शागिर्द ने उस पर भस्म डाल दिया। भस्म डालते ही वो चिल्लाते हुए धुएं में बदल गया। तभी बाबा ने एक बोतल निकाली और उसी बोतल में उस नर पिशाच को कैद कर लिया। उस बोतल पे उन्होंने एक लाल कपड़ा बांधा और मंत्रों से उस बोतल को बंद कर दिया। बाबा, आपने मुझे भस्म के साथ पीछे छुपने को क्यों बोला और अपनी जान खतरे में क्यों डाली? अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो ना जाने आज क्या हो जाता। शागिर्द ने बाबा से पूछा। ये नर पिशाच बहुत शक्तिशाली था। इसे सीधा पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसे तभी पकड़ा जा सकता था जब इसका ध्यान इसके शिकार पे हो और बाकी का एहसास इसे ना हो। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कभी भी इसे काबू में नहीं कर पाते, बाबा ने ये बताया। फिर बाबा ने बोतल को सुबह ले जाकर नदी में फेंक दिया ताकि वो नर पिशाच हमेशा के लिए उसी नदी के अंदर डूब के रह जाए। अब वो नर पिशाच किसी को भी परेशान नहीं कर पाएगा। उसे काबू में कर लिया गया है, बाबा ने गांव वालों को कहा। काका को 28 साल पहले वाली सारी बात याद आ गई। उन्होंने थोड़ा सोचा, विचार किया और फिर अगली सुबह गांव के ही एक आदमी को दूसरे गांव उस बाबा को और उसके शागिर्द की खोज में भेज दिया। अगले दिन गांव में एक साधु आया उसी आदमी के साथ, पर वो तो अकेला था। उसने आने के बाद बताया कि वो वही शागिर्द है जो 28 साल पहले उस बाबा के साथ हुआ करता था। बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उसने उनसे सारी विद्या प्राप्त कर ली है। काका ने सारी बात साधु को बताई। उन्होंने बताया कि कैसे गांव के 2 लोगों की मौत उसी तरह हुई है जैसे आज से 28 साल पहले हुई थी। पर यह कैसे हो सकता है? बाबा ने तो उसे बोतल में बंद करके फेंक दिया था। फिर साधु ने कुछ सोचा। तुम्हें नदी के किनारे जाके एक मुर्गा वहां रख के आना होगा। अगर वो सच में वही है तो कल तक हमें पता चल जाएगा। उस साधु ने काका को ऐसा कहा। काका ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दिया। अगली शाम को जैसे साधु ने बताया था, काका एक मुर्गा लेके नदी के किनारे चले गए। नदी के किनारे उन्होंने मुर्गा रख दिया और वापस लौटने लगे। लौटते लौटते उन्होंने नदी के किनारे को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि नदी का पानी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो चुका है। आज से 28 साल पहले तो पानी बहुत ज्यादा हुआ करता था। तभी थोड़ी ही दूर पे उन्हें एक बोतल दिखाई दी। एक बोतल जिसका ढक्कन खुला हुआ था और जिस पे लाल कपड़ा बंधा हुआ था। इसका मतलब कि पानी कम होने की वजह से ये बोतल बाहर आ गई थी और वो नर पिशाच किसी तरह से इसमें से निकल भागा। काका ने ये सोचा। ये सोच के काका के पसीने छूटने लगे।
उन्हें लगने लगा कि कहीं कल की जगह उनका सामना नरपिशाच से आज ही ना हो जाए। काका ये सोच ही रहे थे कि उन्हें उनके सामने से घुर्राने की आवाज आने लगी। उन्होंने सर ऊपर उठाया तो देखा कि काले काले 2 पैर जिनके नाखून बहुत बड़े हुए थे ठीक उनके सामने हैं। वो नरपिशाच ठीक उनके सामने था। वो काका को अपना शिकार बनाने के लिए उन पर झपटा, पर तभी पीछे से वो साधु निकला और उसने उस नरपिशाच पे भभूत डाल दिया। नरपिशाच फिर से धुएं में बदल गया और साधु ने फिर से एक बोतल में उसे कैद कर दिया। साधु ने उस पे मंत्रों से फिर एक लाल कपड़ा बांध दिया और उसे बंद कर दिया। आपको पता था कि वो नरपिशाच है सच में, फिर आपने मुझे यहाँ अकेले आने के लिए क्यों कहा? काका ने थोड़े गुस्से में पूछा। मुझे माफ करना, पर इस नरपिशाच को पकड़ने का एक यही तरीका था कि इसे तभी पकड़ा जा सकता था जब ये अपने शिकार पे हमला करने वाला हो और उसका ध्यान उधर हो। अगर मैं पहले बता देता तो तुम शायद यहाँ नहीं आते और ना ही कोई दूसरा गांव वाला आता। साधु ने ऐसा कहा। फिर आखिरकार गांव की मुसीबत दूर हुई। साधु ने उस नरपिशाच को बोतल में बंद करके अपने झोले में रखा और वहां से चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब जल्दी नई कहानियाँ आती रहेंगी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें।